Welcome to Sadhana Chemistry Coaching Online Lecture. हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम CUET के अंतर्गत, जैसा कि हमने आपको वादा किया था कि पर यूनिट हम आपके लिए एक जो है बेहतरीन कंटेंट लेकर आएंगे जिसमें कि पूरे टॉपिक का निचोड़ होगा। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं द सॉलिड स्टेट पर, सॉलिड स्टेट का ओवरऑल, जिससे कि आप सभी सॉलिड स्टेट के सभी MCQ आसानी से सॉल्व कर सके, वो भी किसी भी वनडे एग्जाम, किसी भी जो है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो आज का ये क्लास बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। क्लास के अंत तक बने रहिए और अगर आज की ये क्लास आपको पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, क्योंकि इस YouTube चैनल पर आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट निरंतर प्राप्त होते रहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। देरी किस बात की है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की शानदार क्लास। ठीक है, द सॉलिड स्टेट, द सॉलिड स्टेट पर आज हम बात करने वाले हैं भैया। द सॉलिड स्टेट बेसिकली ये जो आपका आज का जो हमारे आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, इसमें आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, एकेडमिक में तो ये बेनिफिट करेगा ही, यानी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में द सॉलिड स्टेट से जो भी क्वेश्चन, जो भी चीज़ें आपको परेशान करती हैं, जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं, वो सारी हम आपको इसमें बताने वाले हैं। इसलिए अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे या बीच में देखेंगे नहीं तो फिर आपको वो पैटर्न समझ में नहीं आएगा। इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना है, पूरा देखना है अच्छे से। ठीक है, तो द सॉलिड स्टेट में सबसे पहले बात करते हैं हम सॉलिड्स की। देखिए, कोई भी सब्सटेंस होता है, कोई भी मैटर होता है, वो जो है कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स से बिल्ड होता है, राइट। मतलब अवयवी पार्टिकल्स से बना होता है, कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स से बना होता है। अब उस कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स की व्यवस्था के आधार पर उसकी स्टेट्स में उसको बांटा जाता है, राइट। तो सॉलिड्स ऐसे पदार्थ होते हैं जो भैया रिजिड होते हैं, दृढ़ होते हैं, और दृढ़ के साथ साथ यहाँ पर एक निश्चित पैटर्न होता है। कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं। कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स यानी कि अवयवी कण, अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, जिनका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, जिनके कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स पास पास होते हैं, जिनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है, ऐसे पदार्थों को जिनका आयतन एवं आकार या आकृति निश्चित होती है, रेगुलर होती है, उनको सॉलिड्स कहा जाता है, ठोस कहा जाता है। अब ठोस यानी कि सॉलिड्स आपके दो टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मतलब क्रिस्टलीय ठोस, और अमॉर्फस सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड्स मतलब अक्रिस्टलीय ठोस, जिनको अति शीतल द्रव भी कहा जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस। अब देखिए, आपको बहुत ही छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें अवयवी कण एक नियमित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, और ये नियमित व्यवस्था लॉन्ग रेंज वाली होती है। मतलब ये यहाँ पर लॉन्ग रेंज ऑर्डर होती है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होती है भैया, लॉन्ग रेंज ऑर्डर।
और जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं ये भैया शॉर्ट रेंज ऑर्डर वाले होते हैं। शॉर्ट रेंज ऑर्डर मतलब यहां पर कणों की व्यवस्था कुछ व्यवस्थित होगी, फिर क्रम मतलब कुछ क्रम सिमिलर रहेगा कुछ दूरियों तक, उसके बाद चेंज हो जाएगा, फिर हो सकता है उसी टाइप का आ जाए। तो इस तरह से रिपीटेड रहता है, मतलब कि जो अमॉर्फस सॉलिड है उसमें कणों की एक नियमित एक निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वहाँ पर कणों की नियमित व्यवस्था होती है और वही पैटर्न बार बार रिपीट भी होता है, यानी कि लॉन्ग रेंज वहाँ पर ऑर्डर होती है, राइट। इसके अलावा भैया क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप ट्रू सॉलिड कहते हैं। ट्रू सॉलिड कहते हैं मतलब कि वास्तविक ठोस कहते हैं, और जबकि आप अमॉर्फस सॉलिड्स को सुपर कूल्ड लिक्विड यानी कि अति शीतल द्रव भी कहते हैं, राइट। इसके अलावा भैया क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी कि क्रिस्टलीय ठोस, वो अनआइसोट्रॉपिक होते हैं। अनआइसोट्रॉपिक होते हैं। अनआइसोट्रॉपिक का मतलब भैया विषम दैशिक होते हैं, विषम दैशिक होते हैं या विषम दैशिकता दर्शाते हैं। अब ये विषम दैशिकता क्या होती है कि जो आपके जैसे कि कुछ गुण है, जैसे कि चालकता, विद्युत चालकता, अपवर्तनांक भिन्न भिन्न दिशाओं में मापने पर भिन्न भिन्न प्राप्त होती हैं, तो ये विषम दैशिकता कहलाती है। अनआइसोट्रॉपी यहाँ पर शो होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स द्वारा, और अमॉर्फस सॉलिड जो है आइसोट्रॉपी शो करते हैं, मतलब आइसोट्रॉपिक होते हैं भैया। आइसोट्रॉपिक होते हैं मतलब समदैशिक होते हैं, जी हाँ, इतना ही आपको ध्यान रखना है। यही चीजें क्या है कि आपसे पूछ ली जाती हैं। ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स की एक निश्चित व्यवस्था होती है और लॉन्ग रेंज ऑर्डर होती है, राइट। वो ट्रू सॉलिड माने जाते हैं। इसके अलावा अनआइसोट्रॉपिक माने जाते हैं, अनआइसोट्रॉपी को शो करते हैं। और जो अमॉर्फस सॉलिड्स है यानी अक्रिस्टलीय ठोस है, वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स का ऑर्डर है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, राइट। और ये आइसोट्रॉपी को शो करते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं। इनको सुपर कूल्ड लिक्विड यानी कि अति शीतल द्रव भी कहा जाता है। ये आपके आभासी ठोस होते हैं, ये वास्तविक ठोस में इनको नहीं गिना जाता है। इनको आभासी ठोस के अंतर्गत आप अध्ययन करते हैं। अमॉर्फस सॉलिड के अंतर्गत आपका कांच का एग्जाम्पल आता है, सबसे बेस्ट कांच का एग्जाम्पल कि ये भैया धीरे धीरे बहते हैं। जैसे पुरानी इमारतें हैं तो वहाँ पर खिड़कियाँ जो लगी होती हैं और वो कांच लगा होता है, तो क्या होता है, वो किनारों पर भैया मोटा हो जाता है ना, मतलब धीरे धीरे कुछ वर्षों बाद तो फ्लो करते हैं धीरे धीरे। इसके अलावा ये जो अमॉर्फस का जो लक्षण है या जो आपका आइसोट्रॉपी का लक्षण है, ये भैया लिक्विड और गैसेस द्वारा भी शो किया जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, राइट। तो ये तो था भैया टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। जी हाँ, तो आज आपने जाना कि टाइप्स ऑफ सॉलिड्स क्या होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब अगर क्रिस्टलीय सॉलिड पर हमें यहाँ पर मुख्य रूप से अध्ययन करना है तो हमें क्रिस्टल लेटिस समझना है। क्रिस्टल लेटिस, क्रिस्टलीय ठोसों में जो कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स हैं उनको बिंदु मान लिया जाए या गोला मान लिया जाए, उनको बिंदु या गोला मान लिया जाए, तो इस तरह से वो एक व्यवस्था बनाते हैं, ठीक है। और वो व्यवस्था किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो इस तरह की व्यवस्था पूरे जालक में क्या होती है, रिपीटेड होती है, तो उसको क्रिस्टल जालक कहा जाता है। मतलब अवयवी कणों द्वारा बनाया गया त्रिविमीय जालक
क्रिस्टल जालक होता है, और उस क्रिस्टल जालक में जो यूनिट बार बार रिपीट होती है उस यूनिट को आप यूनिट सेल कहते हैं। क्या कहते हो भैया? इकाई कोशिका यानी कि यूनिट सेल कहते हो, यूनिट सेल। तो प्रत्येक क्रिस्टल जालक, ठोसों में जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वहां पर क्रिस्टल जालक होता है। मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो व्यवस्थित होते हैं 2D में, 3D में, 1D में, राइट। तो वह जब व्यवस्थित होते हैं तो एक नियमित पैटर्न, एक विशाल जालक का निर्माण होता है, उसको क्रिस्टल जालक आप कहते हैं। अब उस क्रिस्टल जालक में कुछ भाग ऐसा होता है जो सिमिलर होता है, बार बार रिपीट होता है, जिससे पूरे जालक की रचना हुई है, जिसके रिपीटेशन से संपूर्ण जालक की रचना हुई है, उसको आप क्या कहते हो? उसको आप यूनिट सेल, एकक कोशिका या इकाई कोशिका या यूनिट सेल कहते हैं, राइट। इतना ही ध्यान देना आपको। अब यूनिट सेल्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं, राइट। मतलब यूनिट सेल आपका प्रीमिटिव हो सकता है। प्रीमिटिव यूनिट सेल्स ऐसे यूनिट सेल्स जिनमें केवल कोनों पर मतलब पार्टिकल्स होते हैं, ये उनको आप सिंपल यूनिट सेल भी कहते हो। इसके अलावा सेंटर्ड यूनिट सेल भी हो सकता है। सेंटर्ड मतलब ऐसे यूनिट सेल जिनमें पार्टिकल्स उनके फेस सेंटर्ड, फेस या फलक के केंद्रों पर भी हो सकते हैं, बॉडी सेंटर्ड हो सकती है, ठीक है। तो आप इंडेक्स सेंटर्ड यूनिट सेल हो सकती है। सो भाई 4 टाइप की यूनिट सेल्स आपको ध्यान देनी है। सिंपल और प्रीमिटिव यूनिट सेल मतलब सरल एकक कोशिका, राइट। दूसरा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, राइट, या ये सेंटर्ड यूनिट सेल के अंतर्गत आती है। तीसरा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फलक केंद्रित एकक कोशिका। और चौथा भैया इंडेक्स सेंटर्ड यूनिट सेल, अंत केंद्रित या आधार केंद्रित यूनिट सेल। जी हाँ, चलिए हम एक बार लिख देते हैं तो और क्लियर हो जाएगा कि आप 4 टाइप की यूनिट सेल्स। उसके बाद हम आपको 7 क्रिस्टल सिस्टम बताएंगे, जिसका पूरा, जिसमें 14 विब्रेस जालक जनरेट हुए हैं। और उसका अगर आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हो तो ऑलरेडी सॉलिड स्टेट के अंतर्गत इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, अपलोड किया जा चुका है। लेकिन आज हम ना इसका सारांश पढ़ रहे हैं, द सॉलिड स्टेट को सारांश पढ़ रहे हैं कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे कि हम MCQ पर फतेह हासिल कर सकें। तो भैया हम बात करने वाले हैं कितने टाइप की यूनिट सेल्स होती है। यूनिट सेल यानी कि एकक कोशिका या एकक कोशिका पर हम बात करने वाले हैं। एकक कोशिका या इकाई सेल, एकक कोशिका तो 4 टाइप की बताई हमने आपको। सिंपल यूनिट सेल सरल एकक कोशिका या उसी को आप कहते हैं प्रीमिटिव यूनिट सेल भैया। प्रीमिटिव यूनिट सेल, अग्र या फिर सरल यूनिट सेल, राइट। दूसरे में फिर आपके आते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल्स, सेंटर्ड यूनिट सेल। अब सेंटर्ड यूनिट सेल में आपका आता भैया बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। जी हाँ, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसके बाद आता है आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। जी हाँ, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और तीसरा आता है आपका इंडेक्स सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। हिंदी में आप काय केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं, इसको फलक केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं, इसको अंत या आधार केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं, राइट। अब ये जो एकक कोशिकाएं होती हैं, अब इसमें से ये आपको सबसे ज़्यादा क्यूबिक यूनिट सेल्स का अध्ययन करना है। कौन सी भैया? क्यूबिक यूनिट सेल का अध्ययन करना है। ये भी 7 टाइप्स की होती हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम के अकॉर्डिंग। लेकिन क्यूबिक यूनिट सेल्स का अध्ययन मतलब घनीय इकाई सेल का आप अध्ययन करते हैं। घनीय इकाई सेल
घनीय इकाई सेल का आप अध्ययन करते हैं। अब घनीय इकाई सेल का आप अध्ययन क्यों करते हैं? क्योंकि घनीय इकाई सेल ना मोर सिमेट्रिक होती है, सिमेट्रिक होती है या सिमेट्रिकल होती है। तो ये सममित होती है, सिमेट्रिकल होती है, इस वजह से आप क्यूबिक यूनिट सेल्स का अध्ययन करते हैं। वैसे 7 बेस यूनिट सेल्स हैं। जिस प्रकार से 7 मूल राशियां होती हैं और उन 7 फिजिक्स में बात करें तो 7 मूल राशियों से आप अदर राशियों को ड्राइव कर सकते हो, तो इसी तरह आपके जो यूनिट सेल्स हैं भैया वो 7 टाइप्स के हैं। 7 प्रकार के यूनिट सेल्स हैं और उन 7 प्रकार के यूनिट सेल्स में साइंटिस्ट ब्राब्रेस, नाम सुना होगा ब्राब्रेस, ठीक है, ब्राब्रेस ने 14 लेटेस्ट जनरेट किए हैं। 14, ये संख्या ध्यान रखनी है, कई बार आ चुकी है। 14 लेटेस्ट जनरेट किए हैं वो 7 क्रिस्टल सिस्टम के आधार पर, 7 क्रिस्टल सिस्टम पर आधारित, जी हाँ, केवल 7 क्रिस्टल सिस्टम पर आधारित 14 ब्राब्रेस लेटेस्ट जनरेट किए हैं। इतना ही ध्यान रखेंगे। अब कौन में कितना होता है उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया था कि इन 7 क्रिस्टल सिस्टम्स को आप कैसे ध्यान रखेंगे, ठीक है, और उसकी टिप्स बताई थी, वो आप जो है देख सकते हैं हमारे द सॉलिड स्टेट के डिटेल्ड वीडियो में, राइट। तो इस तरह से उसमें से हमें केवल क्यूबिक यूनिट सेल्स पढ़ने हैं। अब जब क्यूबिक यूनिट सेल्स लेंगे तो कुछ क्यूबिक इस टाइप का होता है, राइट, क्यूबिक आप इस टाइप से बनाते हैं, सिमेट्रिकल होता है ये, इसका जो वॉल्यूम होता है वो भुजाघात 3 है ना, यानी कि जो इसकी एड्स है उसका क्यूब होता है, इसकी भुजा के क्यूब्स का इसका वॉल्यूम होता है, राइट। तो इस तरह का आप इसमें अब जो पार्टिकल्स होते हैं वो गोलाकार आप बनाते हो, तो ये गोले जो है भैया कॉर्नर पर हैं कि सेंटर पर हैं, तो इस बात पर इनका अगर ये कोने पर हैं गोले तो इनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा पर यूनिट सेल में। इस तरह के यूनिट सेल क्या है कि बार बार रिपीट होते हैं, एक दूसरे से सटे हुए 3D जालक का निर्माण करते हैं, 3D जालक बनाते हैं। इस वजह से ये जो पार्टिकल्स है ये पूरा इस एक यूनिट सेल का नहीं माना जाता है। एक पार्टिकल्स का एक यूनिट सेल्स के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन होता है, कुछ योगदान होता है, उस कंट्रीब्यूशन को हम फाइंड आउट करेंगे, वो भी आपको ध्यान रखना भैया। वो भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्यूबिक यूनिट सेल्स में कोने पर स्थित गोले का योगदान कितना होता है, एक इकाई सेल में योगदान यानी कि कंट्रीब्यूशन कितना होता है, तो वो भी हम यहाँ पर, या फिर आपसे पूछी जा सकती है कि यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या बताइए, यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड आउट करिए कि BCC यूनिट सेल्स है तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, राइट। तो इस तरह से आप उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ भी भैया समझ लेते हैं किस तरह से आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ भी आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो आपको वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहना है। आज आपका पूरा डर खत्म हो जाएगा 10 सॉलिड स्टेट पर आधारित, ठीक है, और बड़े आराम से आप इसके MCQ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो भैया हमने आपको बताया, जैसा कि हम बात कर रहे थे यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स है उसके कंट्रीब्यूशन पर बात कर रहे थे, तो पहले हम कुछ 2-3 चित्र बनाते हैं, उससे आपको बड़े आसानी से समझ आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से हमने क्यूब बनाया, ठीक है, रफली बना रहे हैं, ठीक है। अब इस तरह से यहाँ पर ये पार्टिकल्स हैं, कॉर्नर पर हैं इसमें, तो केवल कॉर्नर पर पार्टिकल्स हैं, तो ये आपका सिंपल यूनिट सेल माना जाएगा, सिंपल यूनिट सेल होगा, राइट। अब यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन होगा एक यूनिट सेल में, एक परमाणुओं का योगदान जो होगा, कंट्रीब्यूशन एक इकाई सेल में कोने पर उपस्थित, ठीक है, कोने पर उपस्थित परमाणु का योगदान
योगदान यानी कंट्रीब्यूशन बराबर होता है 1/8 का। कितना कंट्रीब्यूशन होता है? 1/8 का होता है। तो यहाँ पर परमाणु कितने आएंगे भैया? 8 कोने हैं, तो 8 गुणा 1/8 इक्वल टू 1। तो सिंपल यूनिट सेल्स में परमाणुओं की संख्या Z बराबर 1 होती है। राइट। इसके बाद भैया अब अगर यही पार्टिकल्स हम अब यह पार्टिकल्स फलक के केंद्रों पर मान लें, जितने की यहाँ पर फलक दिए हैं, तो सभी केंद्रों पर अगर हम एक एक पार्टिकल्स मान लें, तो जो यहाँ पर यूनिट सेल में फलक केंद्र पर स्थित परमाणु का योगदान यानी कि कंट्रीब्यूशन कितना होता है भैया? 1/2 का होता है। मतलब जब दो यूनिट सेल जुड़ते हैं तो उनका एक फलक ही दोनों यूनिट सेल्स के लिए कार्य करता है। सपोज डेट एक आपके पास बहुत बड़ा सा हॉल है और उस हॉल को आप 2 कमरों में डिवाइड करना चाहते हैं, तो उसके बीच में आपको एक ही दीवार डालनी पड़ेगी और वो हॉल 2 कमरों में डिवाइड हो जाएगा। और वो जो बीच में दीवार आपने खड़ी की है वो दोनों कमरों की हाफ मानी जाएगी। राइट। तो इसी प्रकार से आप मतलब ध्यान दे सकते हैं कि जो फेस होता है, फेस मतलब फलक, और उसमें जो पार्टिकल्स है फेस के सेंटर्ड पर, उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 1/2 होगा, 1/2 होगा। तो भैया अभी इसमें टोटल जेड्स कितने हो जाएंगे, मतलब परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? तो कोनों पर भैया 8 है, तो 8 गुणा 1/8 और प्लस फलक यहाँ पर 6 है और कंट्रीब्यूशन 1/2, तो 6 गुणा 1/2, तो फाइनली Z बराबर 1 + 3, तो Z बराबर 4। तो यूनिट सेल अब ये किस में हो गया आपका? SC यूनिट सेल के लिए Z बराबर 1 हो जाएगा। फेस सेंटर्ड FCC के लिए Z बराबर 4 हो जाएगा। राइट, ये ध्यान देना है आपको। इसके बाद बॉडी सेंटर्ड पर बात करते हैं। बॉडी सेंटर्ड पर बात करते हैं तो यहाँ पर एक चित्र बना देते हैं भैया, छोटा सा क्यूब का। राइट, क्यूब का चित्र बना देते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल्स का। ठीक है, तो अब यहाँ पर कोनों पर तो भैया पार्टिकल्स अवेलेबल हैं ही, और इसके अलावा एक जो है बॉडी के सेंटर्ड पर, यूनिट सेल के सेंटर्ड पर जो है अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो इस बॉडी पर स्थित परमाणु का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो पूरा होता है, पूरा 1 होता है, पूरा 100% होता है। तो यहाँ पर पूरा 1, यहाँ पर जो केंद्र पर स्थित, ठीक है, केंद्र बॉडी सेंटर्ड यानी कि बॉडी के केंद्र पर स्थित जो परमाणु होता है उसका योगदान पूरा 1 माना जाता है। तो ये आपकी बॉडी सेंटर्ड BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। तो BCC के लिए भैया Z बराबर कितना आ जाएगा? BCC के लिए Z बराबर आएगा 8 गुणा 1/8, 8 मतलब कोनों पर, और राइट और प्लस 1 पूरा बॉडी सेंटर, बॉडी के सेंटर पर पूरा कंट्रीब्यूशन होगा 1 का। तो भैया BCC के लिए कितना हो जाएगा? BCC के लिए Z बराबर हो जाएगा 1 + 1 = 2। राइट, BCC के लिए 2 हो जाएगा। अब बात की जाए इंड सेंटर्ड की, इसी चित्र में समझ लेते हैं। अब इंड सेंटर्ड आधार, जो आधार वाले मतलब फलक हैं ऊपर नीचे का, जो मतलब कि इंड है, मतलब कि इंड वाले बेस आधार वाले फलक हैं, उनके सेंटर पर एक एक पार्टिकल्स है। तो फेस पर तो भैया कंट्रीब्यूशन ना 1/2 का होता है, तो यहाँ पर 1/2 का कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो अब इसके लिए ये आपका इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हो गई ये। राइट, इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हो गई। तो इसके लिए Z बराबर कितना होगा? 8 गुणा 1/8 कोनों पर, ठीक है, और प्लस 2 यहाँ पर आपके फलकों पर हैं 2 पार्टिकल्स, और कंट्रीब्यूशन 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, Z बराबर 1 + 1, तो Z बराबर 2। इंड सेंटर्ड के लिए भी भैया Z बराबर कितनी वैल्यू आती है? 2 आती है।
राइट। z बराबर 2 आता है इंड सेंटर्ड के लिए भी, ये भी आपको भैया ध्यान रखना है। राइट। इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जैसे ये कोर है, कोर पर पार्टिकल्स हो तो वहां पर कंट्रीब्यूशन कितना होता है, तो 1/4 का होता है। कितना होता है, 1/4 का कंट्रीब्यूशन होता है अगर कोर पर पार्टिकल्स है तब। राइट। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। यूनिट सेल्स से रिलेटेड अगर मतलब कोई भी एमसीक्यू आएगा तो आप आराम से शालीनता के साथ उसका जवाब दे सकते हैं। राइट। तो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई हैं। इसी तरह अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो उसको भैया लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि सारी बातें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। अभी देखिए इसके जो क्वेश्चंस हैं, इसके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं कि किस तरह के क्वेश्चन इस साल की सीयूईटी एग्जामिनेशंस में आने वाले हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी भी सारांश बाकी है, तो अभी भी वीडियो क्लास ये आपकी जारी है, तो इसी तरह मन लगा के इसको देखते जाइएगा। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वॉइड्स के बारे में, पैकिंग के बारे में। सुना होगा आपने कि जो सॉलिड्स होते हैं उसमें सुना है, आप बचपन से सुनते आ रहे हो कि जो ठोस के पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास होते हैं, पास होते हैं, एक दूसरे से एक तरह से स्पर्श किए होते हैं। राइट। एक दूसरे से एक तरह से स्पर्श किए होते हैं और फिर भी यहाँ पर बीच में कुछ खाली जगह छूट जाती है। इसी को भैया वॉइड्स कहते हैं, वॉइड्स या होल्स कहते हैं। वॉइड्स कहते हो आप, होल्स कहते हो, ठीक है। और इस तरह से जो पार्टिकल्स व्यवस्थित होते हैं ये आपके 1D में, 1 डायमेंशन में पैक हो सकते हैं, ठीक है। क्लोज पैकिंग की बात कर रहे हैं, क्लोज पैकिंग शॉर्ट में, ठीक है। क्लोज पैकिंग की बात कर रहे हैं कि जो सॉलिड होता है उसके जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो उसके कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब कि निविड संकुलित होते हैं। हिंदी में आप उसको निविड संकुलन कहते हैं, निविड संकुलन इंग्लिश में आप उसे क्लोज पैकिंग कहते हैं। राइट। तो सॉलिड्स में ये आम बात है क्लोज पैकिंग। अब जो क्लोज पैकिंग होती है वो भैया 3 तरह से हो सकती है। 1 डायमेंशनल, मतलब 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। इसके अलावा 2 डायमेंशनल मतलब 1 डायमेंशनल का मतलब 1D, ठीक है। और 2 डायमेंशनल हो सकती मतलब 2D हो सकती है, या फिर 3 डायमेंशनल हो सकती है मतलब 3D हो सकती है। तो पार्टिकल्स 1 डायमेंशनल का मतलब एक पार्टिकल्स इस तरह से सटे हुए केवल एक विमी रूप में इस तरह से व्यवस्थित होते हैं। उसी तरह द्विविमी रूप में व्यवस्थित हो सकते हैं, त्रिविमी रूप में व्यवस्थित हो सकते हैं, पैक्ड हो सकते हैं। तो इस पैकिंग में कितना परसेंट जो स्पेस है, जो मतलब आयतन है या जो स्थान है, वो कितना परसेंट पार्टिकल्स द्वारा घेरा जाता है और कितना परसेंट फ्री रहता है। राइट। तो आप एक चीज को याद रख सकते हैं, दोनों को याद रखेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो क्लोज पैकिंग में जो गोले हैं, गोला मतलब कण मानिए आप, परमाणु मानिए, तो क्लोज पैकिंग में जो परमाणुओं द्वारा स्थान घेरा जाता है, जो उपलब्ध आयतन को घेरा जाता है, वो कितने परसेंट घेरा जाता है, उसी को आप पैकिंग एफिशिएंसी भी कहते हो। क्या कहते हो भैया? पैकिंग एफिशिएंसी भी कहते हो। पैकिंग एफिशिएंसी भी कहते हो, मतलब संकुलन क्षमता। जी हाँ, संकुलन क्षमता या फिर संकुलन दक्षता भी उस चीज को आप कहते हो। पैकिंग एफिशिएंसी मतलब कुल आयतन का कितना आयतन संपूरित होता है, घेरा जाता है पार्टिकल्स द्वारा। उसके बाद यानी कि जैसे मान लो जैसे HCP है, CCP है। HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, CCP ठीक है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इस तरह से मान लीजिए FCC है, ठीक है, फेस सेंटर्ड। तो यहां पर जो मतलब पैकिंग एफिशिएंसी आती है वो 74% आती है, मतलब जो पार्टिकल्स हैं उनके द्वारा घेरा गया आयतन 74% है।
राइट। तो 74% है, बाकी यहाँ पर फ्री स्पेस कितना हो गया फिर 26%। ठीक, तो आप दोनों तरीके से ध्यान दे सकते हैं। तो ये 26%, राइट, हाँ 26 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि भैया HCP में, CCP में या FCC में कितना आयतन संपूरित होता है, कितना स्थान घेरा जाता है पार्टिकल्स द्वारा, तो वो है आपका 74%, राइट। 74% आयतन यहाँ पर आपका पार्टिकल्स द्वारा घेरा जाता है, राइट, है ना। दोनों प्रकार के मतलब संरचना में उपलब्ध आयतन का 74% घेरा जाता है। ठीक है, तो एक बार आप इसको डिटेल में जान लेते हैं, जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ तक अब बिल्कुल आपको टेक्निकल चीज़ें ही बता रहे हैं जिनसे आपका काम बनेगा। ठीक है, वही चीज़ें बता रहे। बाकी जो आपका द सॉलिड स्टेट है वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है ना। आपने उसको स्टडी किया होगा, तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है। फिर भी यहाँ पर हम केवल आपको उसका निचोड़ बता रहे हैं। तो भैया HCP या CCP या FCC के लिए आपका जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो 74% होती है, या घेरा गया आयतन कितना होता है 74% होता है। और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर, इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर भैया 12 होती है। ठीक है, 12 होती है। आप ये पैकिंग में ये दो चीज़ें आती हैं, FCC नहीं आता तो इतने को बता सकते हो, इसके बाद FCC में अलग से बता सकते हो 74%। और इसके लिए भी कोऑर्डिनेशन नंबर, इसके लिए भी भैया कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो कितना होता है? 12 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या यहाँ पर भी 12 होती है। इसके बाद भैया SC व्यवस्था के लिए, SC जालक के लिए सिंपल क्यूबिक जो व्यवस्था होती है वहाँ पर कितना आयतन घेरा जाता है? इस व्यवस्था में आपका 52.4% आयतन घेरा जाता है। ठीक है, और 52 यहाँ पर जो आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, इन चीज़ों को ना आपको अच्छे से लिख लेना है। ठीक है, वैसे भी हमने ये 52.4 74% ये आपको सिद्ध कराए थे, इनके मतलब के डेरिवेशंस हैं, प्रमेय हैं, उनके माध्यम से ये चीज़ आपकी प्रूव्ड भी हो जाती है। तो सिंपल अगर सिंपल क्यूबिक जालक है तो वहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी 52.4% होती है। और यहाँ पर आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो होती है वो भैया 6 होती है, राइट। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है। इसके बाद बचा BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में जो पैकिंग होती है वो थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि थोड़ा सा बॉडी के सेंटर में एक पार्टिकल्स आ गया। सिंपल में तो क्या है भैया, सेंटर में पार्टिकल्स होते ही नहीं है, केवल कहाँ होते हैं? कोनों पर होते हैं। तो सबसे कम यहाँ पर आपकी पैकिंग एफिशिएंसी होगी 52.4। ठीक है, और सबसे अच्छी पैकिंग आपकी ये मानी जाती है ना, FCC भी। तो इसमें सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स, आप चित्र भी बनाए थे तो सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहे थे। इस तरीके से आप ध्यान भी रख सकते हो भाई, चूँकि क्या है कि ये चीज़ें आप ज़्यादा तो रट नहीं सकते हो ना। ये क्या है कि एग्जामिनेशन हॉल में ना प्रेशर के कारण अपने आप माइंड से कल्टी मार लेती हैं। तो इसलिए आपको कुछ ना कुछ तो मतलब उसका शॉर्टकट, कुछ ना कुछ तो मतलब टेक्निकल तरीके से सोचना पड़ेगा ना, जिससे कि आप उसको दिमाग से निकाल सको, खोज सको और एंड टाइम पर उसका यूज कर सको। भैया ये चीज़ समझिए, पढ़ने का तरीका बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखिए जब ये आपका फलकों पर भी पार्टिकल्स आ जाते हैं ना, तो बहुत सारे पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी इस टाइप में आपकी 74% आती है FCC में, और SC में आपकी 52.4% आती है, मतलब सबसे कम, क्योंकि केवल कोनों पर पार्टिकल्स होते हैं। BCC में एक पार्टिकल्स बॉडी के सेंटर पर भी होता है, इसलिए यहाँ पर आएगी 68%। ठीक है, 68%। और यहीं से आप ना कोऑर्डिनेशन नंबर को ध्यान रख सकते हो। कोऑर्डिनेशन नंबर को आप यहाँ से आराम से ध्यान रख सकते हो। देखिए HCP, CCP, FCC के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 12, ठीक है, और SC के लिए सबसे कम यानी कि 6, राइट। और 68% है यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी, तो ये 68 का बाद का 8 ले लीजिए तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा भैया 8।
राइट। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप 6, 8, 12 ये आपको ध्यान देना है, राइट। इतनी बात क्लियर हो गई। बस थोड़ा सा समय आपको और देना है इस वीडियो पर, थोड़ा सा समय देना है केवल, राइट। इतनी बात आपकी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसके बाद भैया यहाँ पर जब आप डेरिवेशन कर रहे थे तो एससी के लिए कोर लंबाई ए का कितना आया था वैल्यू, एफसीसी के लिए कितना वैल्यू आया था, ठीक है, और बीसीसी के लिए कितना वैल्यू आया था, उसका फॉर्मूला भी आप ध्यान रखेंगे। और आप जो है यूनिट सेल का घनत्व का सूत्र ध्यान रखेंगे। जो आपकी यूनिट सेल होती है, यूनिट सेल का जो घनत्व होता है, घनत्व यानी कि डेंसिटी रो बराबर जेड गुणा एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। कैसे आया था ये भी हमने आपको डिटेल वीडियो में इसको भी ड्राइव करके बताया था, ठीक है। ए क्यूब आपका आयतन है यूनिट सेल्स का, और जेड तो आपको बताई हमने कि एससी के लिए जेड बराबर कितना होता है, 1 होता है, राइट। और बीसीसी के लिए जेड बराबर कितना होता है, 2 होता है। और एफसीसी के लिए भैया जेड बराबर कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। और एनओ यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23, राइट। तो ये आपकी एवोगैड्रो नंबर है, राइट। और यहाँ पर एम क्या होता है, द्रव्यमान होता है, यानी कि आप मोलार द्रव्यमान कह सकते हैं। परमाणु का द्रव्यमान, मोलार द्रव्यमान या एक परमाणु का द्रव्यमान होता है, ठीक है। इसके अलावा एससी के लिए कोष्टका के लिए फलक केंद्रित घनीय कोष्टका के लिए डी बराबर यानी दूरी, दो कणों के बीच की दूरी, दो निकटवर्ती कणों के बीच की दूरी, निकटवर्ती कणों के बीच की दूरी का मतलब है कोर लंबाई, ठीक है। तो आपकी जो कोर लंबाई निकटवर्ती कणों के बीच की दूरी है एससी जालक के लिए वो कितनी होती है भैया, ए होती है। एससी जालक के लिए कितनी होती है, ए होती है, ठीक है, ए होती है, राइट। और त्रिज्या देखिए अलग होती है, कोर लंबाई मतलब बीच की दूरी, दो कणों के बीच की दूरी ए मानी जाएगी, डी बराबर। और एफसीसी के लिए ये बीच की दूरी डी बराबर आपकी आती है ए अपॉन अंडर रूट 2, इसको भी आपको मतलब याद कर लेना है, ठीक है। और बीसीसी के लिए आती है भैया डी बराबर ए इंटू अंडर रूट 3 अपॉन 2, राइट। इतनी आती है, ये डेरिवेशन में ही आई थी ये चीज़ें। और इसके अलावा आर के भी अलग अलग वैल्यू होते हैं, ठीक है। एससी के लिए आर बराबर, एससी के लिए तो त्रिज्या होती है आर बराबर a/2 होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एससी के लिए। और बीसीसी के लिए और एफसीसी के लिए भी ध्यान रखेंगे भैया। तो बीसीसी के लिए जो आर होती है वो a√3 आर बराबर a इंटू √3 अपॉन 4 होता है, ठीक है, a इंटू √3 अपॉन 4 होता है, राइट। इसके अलावा एफसीसी के लिए आर बराबर होता है a अपॉन 2√2, ठीक है, आर बराबर a अपॉन 2√2 होता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। इसके बाद देखिए वॉइड्स क्या हैं, वॉइड्स, ठीक है, चूँकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रहा है और इसलिए केवल वॉइड्स जानना है आपको। और आपको जानना है अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय पदार्थ मतलब कि कौन कौन से, मतलब एक एक लाइन की बात है। तो नेक्स्ट वीडियो में द सॉलिड स्टेट के MCQ क्वेश्चंस जो आपके इस वर्ष के किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो जो इस वर्ष आने वाले हैं, बिल्कुल चुने हुए, जी हाँ, सिलेक्ट करके लाएंगे आपके लिए। तो देखिए हम भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं और आपको इस SD केमिस्ट्री के अंतर्गत आपको हफ्ते में 1-2 वीडियो केमिस्ट्री के जरूर मिलेंगे, ठीक है। डेली तो नहीं मिल पा रहे हैं इस समय, लेकिन
कोशिश करेंगे कि आपको कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराया जा सके। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। हम नेक्स्ट वीडियो में द सॉलिड स्टेट पर आधारित ओवरऑल MCQ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड होते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। साथ ही हम वॉइड्स का महत्व बताएंगे आपको, और हम कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, ठीक है, और इसके अलावा सेमीकंडक्टर्स पर भी बात करेंगे। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अगर आपको आज का ये क्लास वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, शेयर भी करिए, कमेंट भी करिए, ठीक है। यूँ ही हमें सपोर्ट करते रहिए, हम आपके लिए हाजिर रहेंगे नए नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद।